नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के लिए जो अनसॉल्व सॉल्व हो रहा था सेट 2, मतलब इसके पहले अगर सेट पहले की बात करें राजीव प्रकाशन में सेट पहला सॉल्व हो चुका है पूरी तरह से। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेट 2 को सॉल्व करें तो उसका भी सेकंड पार्ट है। इसमें जो है हम लोग तीसरे और चौथे प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा और चौथा जो राजीव प्रकाशन है और सेट 2 जो पेपर कोड है 822 AW है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमने कहा कि यही क्वेश्चन तो हूबहू नहीं मिलेगा, लेकिन इससे अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो यहाँ से भी आने के चांसेस हैं, लेकिन रिपीट होते हैं। आपका पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, अब जितना समय बचा उसमें तो अगर आप लोग अलग तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फिर मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। भाई आप के लिए अगर देखा जाए ज़्यादा 20-22 दिन का समय और बच रखा है, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हम एक सेट सॉल्व करवा रहे हैं और एक सेट में अगर देखा जाए तो पूरे अध्याय का तब 30% ऑफ होने के बाद जितना भी अध्याय सभी दे रखा है और इसी सेट में दे रखा है, क्योंकि ये 2022 का पेपर सॉल्व हो रहा है। तो 2022 में भी 30% कटा हुआ सिलेबस था, 30% नहीं पूछा गया था, सिर्फ 70% पूछा गया था। तो यहाँ से आप लोग आइडिया लगाइए। और जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ, और हर बारी मैं बार बार बोल रहा हूँ अध्याय कौन सा, उसको मैं बोल कर ही आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जिस अध्याय का प्रश्न रहे और जो मैं यहाँ पर समझाऊँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे, पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर जाएंगे। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक प्रश्नावली के लिए एक दिन का समय बहुत हो जाता है। आप लोग बैठिए, कितना क्वेश्चन है यही, अगर एक प्रश्नावली में देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और बता दूंगा किस अध्याय से पूछा जा रहा है प्रश्न, और आप लोग वहाँ पर जाकर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं किस अध्याय से है। यहाँ पर जो दे रखा है, तीसरा है, कहा सभी खंड कीजिए। अच्छा, इसमें भी छोड़ने की जरूरत नहीं है किसी को। कहा है कि क्या नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्या है तीसरे का, क्या सभी खंड कीजिए। तो यहाँ पर जो है क्या का प्रश्न हम लोग देख जाते हैं। कहा है कि संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर का प्रश्न है और कहाँ से है, वास्तविक संख्या, जो कि पहला अध्याय है। अब यहाँ से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ से 5 नंबर पूछेगा मतलब पूछेगा ही, और जहाँ से नंबर फिक्स हो रहा है आप लोग उसको जरूर पढ़ जाइए दोस्तों, ठीक है। अभी इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा आपको इस 20 से 22 दिन में कितने अध्याय को पढ़ना है कि आपका नंबर अच्छा खासा स्कोर हो जाए, ठीक है। इसमें तो हम लोग पहले प्रश्नों को देख जाते हैं, उसके बाद अलग से वीडियो आएगा, वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या कर सकते हैं। और इसके पहले अगर LCM SCF की बात करें, अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हो, इसमें का 70% क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर सकते हो, मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर आप लोग इत्मीनान में क्रमबद्धता तरीके से अगर सॉल्व किए होंगे तो, और क्रमबद्धता तरीके का मतलब यही हुआ कि आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद अपने से कॉपी पेन लेकर बैठिए, अपने से सॉल्व करिए। हम बार बार कह रहे हैं कि अपने से जब तक नहीं सॉल्व करें कोई टीचर किसी को पढ़ा नहीं सकता है। अब स्टूडेंट की खुद की मेहनत होती है, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अभी जो आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो क्या होगा, पेपर जबकि अगर देखा जाए पेन कॉपी के साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो ऐसे लेट कर देखिएगा। मैं बार बार हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा खासा नंबर लाना है तो लिखने की प्रैक्टिस करो। तो इसके बाद वाले वीडियो हम लोग सारी की सारी डिस्कस करेंगे किस तरह से पढ़ना है आपको, जो है 85 या 90 प्लस अंक लाने के लिए, ठीक। मतलब 80 तो प्लस रहबा ही करेगा किसी भी हाल में, जो अभी तक नहीं पढ़ा और जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसके लिए तो 90 प्लस कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं। अभाज्य की बात हो चुकी है, जो पहला प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, कहा है कि संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर जो संख्या है क्या की बात करेंगे, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, LCM और SCF निकालना। चलिए कोई बात नहीं, HCF है और LCM ज्ञात करो। चलो ज्ञात करो, आपसे क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ काम भर का लिखा जाएगा, ठीक है ना, जितना मुझे ज़रूरत रहेगी। आप लोग हम देखिए यहाँ स्क्रीन पर भी लगा देते हैं प्रश्न, और आपके पास भी होना चाहिए अनसॉल्व जो है, ठीक है। यहाँ देख जाइए, कहा है कि 26 और 91, इसको उठा लेते हैं यहाँ से। का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य का मतलब मैं बोल दिया हूँ कि ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से कटे, गुणनखंड करना है। देखो जो LCM या SCF का तरीका होता है वैसे तो होता है 3 तरीका, लेकिन यहाँ पर आपके बुक में आपको मैं ये नहीं बताने वाला वैकल्पिक विधि होती क्या है। उसके लिए अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहाँ पर वैकल्पिक विधि की बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको LCM और SCF का जो तरीका बनने वाला है सिर्फ 2, एक तो बनेगा आपका भाग विधि और एक क्या बनेगा, गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर कहा कि गुणनखंड विधि, और गुणनखंड अगर करोगे तो मैं बार बार कह रखा हूँ कि उसमें सिर्फ अभाज्य संख्या आएंगी। जैसे 26 है, 26 को अलग से लिख जाओ, ये हो गया 26,
तो 2 से कितनी बेरी 13 बेरी, फिर 13 एकन्नम 13, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। ए भी अभाज्य और ए भी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर मैं यहाँ 26 बराबर लिखना चाहूँ तो 26 बराबर तो 2 गुणते 13, अच्छा बराबर है, अब भी 26 अब भी 26, 13 दूना 26, अब कितना है 91 है। चलो 91 का भी हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ लिख जाते हैं 91, कितना 91। अच्छा 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिवाइड का रूल भी बोलकर पढ़ा रहा हूँ कि लास्ट में अगर 0 2 4 6 रहेगा तो 2 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। मतलब लास्ट में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, नहीं कटे। 3 से 9 1 10 नहीं कटेगा। अब 4 5 6 7 से इसको काटते, कितने से 7 से, तो यहाँ पर जो होगा 7 एकन्नम 7, 7 तिरिक 21, फिर 13 से 13 एकन्नम 13, तो 13 से 91, तो यहाँ पर 7 गुणा में 13। हाँ, और एग्जाम पीरियड में अगर आपको ये चीज़ें आ रही है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या तो अगर इसको करेंगे तो आप लोग रफ कार में नहीं करेंगे, इसको वहीं साइड में थोड़ा सा किनारे जो है इसको फैक्टर करें, उसको यहाँ पर लिखेंगे और गजब का रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमने बताया कि एलसीएम चाहिए और क्या चाहिए एचसीएफ, मतलब पहले एचसीएफ दिए तो पहले एचसीएफ को निकालते हैं। देखो एचसीएफ देखो हाई कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि दोनों में सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों में मिले, हाई कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो दोनों में रहे, तीनों में रहे, जितनी भी संख्या यहाँ 2 है तो हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा होगा जो दोनों में मिले, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे 13, जो दोनों में मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बना लेंगे एचसीएफ, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ नहीं, यहाँ 7 है यहाँ नहीं, जो मिलेगा क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। चलो एचसीएफ की बात तो हो गई है, लेकिन एलसीएम देखो अब इसे याद करो। अब हाई कॉमन फैक्टर गया भाड़ में, उससे हमें मतलब नहीं रखना है, ठीक ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, हमें याद करना है, हमारे दिमाग में आना चाहिए सीधा सीधा, इससे हमें नहीं मतलब रखना। अभी की डेट में जब हम लोग इसके लिए अलग से वीडियो सॉल्व करेंगे, मतलब अलग से अध्याय पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर खूब डिटेल में बात होगी किससे मतलब रखना, लेकिन यहाँ ऑन-सॉल्व के लिए इससे मतलब नहीं रखना है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, हमने कहा कि यहाँ पर एचसीएफ होगा जो दोनों में मिले, 3 दिया रहे तीनों में मिले, लेकिन एलसीएम क्या, जो मिलेगा उसको तो लिखवा ही करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर जो मिलेगा सिर्फ उसको लिखेंगे, और एलसीएम में जो मिलेगा उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। 2 यहाँ है और कहीं नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर। 7 यहाँ है और कहीं नहीं है, लिखेंगे। 13 दोनों मिल रहा था, एक बार लिख जाओ, तो 7 दूनी 14, 14 का गुणा किसमें कर लेना 13 में। देखिएगा एक स्टेप और करो, 7 दूनी 14 गुणते 13, अगर डायरेक्ट पहाड़ा याद है तो ठीक है, नहीं तो गुणा करो ना, क्या दिक्कत है। 14 गुणा कितना हो जाएगा 13, 3 चौके 12, 2 हाथ से लगा 1, 3 एकन्नम 3 1 4, 1 चौके 4 1 कन्नम 1, तो यहाँ पर 2 8 1, मतलब ओवरऑल आया कितना 182। 182 क्या हो गया एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा आपका 13 एचसीएफ। बस इतना ही सॉल्व करना है। कहाँ से है, वास्तविक संख्या से, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। यहाँ पर ये एलसीएम एचसीएफ देखा जाए तो बचपन में ही पढ़ाया जाता है, करीब करीब अगर 5वीं वाली बुक में देख लिया जाए शायद वहाँ पर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो 5वीं की चीज़ दे रखा है, वास्तविक संख्या जो दे रखा है, एक प्रकार से कह सकते हो कि पिछला रिवाइज करने के लिए दिया, और कुछ भी नहीं है, कि संख्याओं के बारे में बढ़िया से ज्ञान हो जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख जाते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रखा है। अगला अब देख जाइए, हम कहेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में से है, ये जो है तीसरे से है, अध्याय कौन सा तीसरा। और अध्याय तीसरे में अगर देखा जाए तो मैं एक टेबल बताया हूँ, और इसका प्रश्न जो है मिल चुका है इसके पिछले वाले सेट में। हम कह रहे हैं ना पूरा का पूरा, हम कह रहे हैं 70% नहीं 90% लगा सकते हो, अगर एक सेट ईमानदारी से सॉल्व कर लिए और उसका आइडिया अगर आपको लग गया, तो अगर तरीका समझ में आ जाए किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं, अगर इस तरह से अगर आपको आ गया आइडिया, तो आप लोग इसमें का 90% सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वही क्वेश्चन मिल रहा है जो वहाँ पर मैं सॉल्व करवाया था। वहाँ पर आया था एलसीएम एचसीएफ से कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हम लोग पढ़े थे वहाँ पर, और है तो उसी से रिलेटेड ना, तो इसलिए जहाँ पर दिखाए तो वहाँ पर क्या करोगे, उससे रिलेटेड पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर जाओगे। यहाँ पर देखिए दूसरा, कहा कि पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी, देख लेते हैं, हम सिर्फ समीकरण की जोड़ी लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो दे रखा है, चलिए इधर ही सॉल्व करते हैं, जब जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है कि 4x प्लस py प्लस में 8 बराबर 0, ठीक है। अगला दे रखा है कि 2x, थोड़ा सा जगह बना के लिखेंगे, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। इसे हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकेंड। यहाँ देख जाइए, हाँ एक चीज़ और बता दें, अगर वहाँ पर आप लोग जाना, मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में जाना तीसरा है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है ये 3 तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 नहीं 4 तरीका कह सकते हो। ग्राफ विधि होता है, वज्र गुणन होता है, एक विलोपन होता है, एक प्रतिस्थापन होता है। 4 तरीके से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और वहीं पर एक सारणी आपको दिखी थी कि, अब यहाँ पर देखिएगा, इतना लिखने के बाद देखिए सारणी के बारे में बात कर रखा है। अगर सारणी का पता नहीं है, सारणी का ज्ञान नहीं है, तो इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या रखा है कि, लिखा है कि पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका किससे कंपेयर करते हैं, a1 के बटे में a2 बराबर
B1 के बटे में B2 बराबर C1 के बटे में C2। अभी अगर हम लोग बराबर को हटा दे तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब आया है तो हम पूरा डिफाइन करेंगे, वीडियो लंबा हो उससे हमें मतलब नहीं रखना, हमको ये जितना पढ़ा दे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पर्पज रहता है। यहाँ अभी हम कॉमन लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखना है आपको। हमने कहा कि एक बेरी तो A1 के बटे में A2 बराबर नहीं होगा B1 के बटे में B2, एक चीज़ें हो जाएगा। एक जगह क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा, एक जगह एक बराबर होगा, एक जगह बराबर नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर जो दे रखा है अद्वितीय हल के लिए, और मैंने क्या कहा था कब होगा ये सब, देखिएगा मान लेते हैं एक रेखा दूसरी रेखा समांतर हो जाएगा, एक भी हल नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि एक रेखा दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, यहाँ पर एक हल होगा। अगर मान लेते हैं एक रेखा दूसरी रेखा पर प्रतिस्थापित होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर अनेक हल होंगे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर रखा हम इसकी बात करते हैं। चलिए अब इसको वहाँ पर देखिएगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में अगर मैं बात करूँगा तो A1 के बटे में A2 बराबर नहीं होगा B1 के बटे में B2। अब इसको देखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, चलो इसको देख जाते हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब इसकी लैंग्वेज को समझ जाते हैं। कहा कि यहाँ P पर, मतलब P पर हम क्या रख दे कि यही क्या रखा ना कि P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल के लिए पहला पार्ट दूसरे पार्ट के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो देख जाते हैं किसको रखना है यहाँ पर। अच्छा, इसका कंपेयर किससे करते, तो हमने कहा था ना इसका कंपेयर जो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 पहले समीकरण के लिए, वही कहानी दूसरे के लिए रहेगी, लेकिन वहाँ पर चलिए लिख जाते हैं इसको। देखिएगा यहाँ A1 बराबर 4 और B1 बराबर कितना है P और C1 बराबर कितना है 8। यहाँ C का काम नहीं है। ये दूसरा समीकरण दूसरे से A2 बराबर कितना 2, फिर B2 बराबर कितना हो जाए 2 और C2 बराबर कितना हो गया 2। अच्छा, सभी जगह 2 दे रखा है, कोई बात नहीं, 2 कॉमन भी ले लेना, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है। यहाँ देखना। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करें तो A1 पर कितना रखोगे 4 बटे में, A2 पर कितना रखोगे 2 यहाँ पर। अब देखिए P है कितना है, B1 कितना है P बटे में यहाँ B2 कितना है 2 है। अब अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ यहाँ पर देखिएगा, अच्छा यहाँ नॉट इक्वल होना चाहिए। अभी हम इक्वल करके सॉल्व करें, आप लोग को मैं पूरी बातें समझा रहा हूँ, अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है 2 से 2 आप लोग काट सकते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। अब P बराबर कितना बच रहा है 4, P बराबर कितना बच रहा है 4। अच्छा अगर P बराबर 4 बच रहा है तो यहाँ बराबर है, जो कि नहीं बराबर होना चाहिए, बात को समझना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समझना, यहाँ P की वैल्यू कितनी आ रही है 4, एक में पूरा समझ जाओ। यहाँ पर कुछ बच्चे गलत करेंगे, लेकिन आपको गलत करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला कि कहा कि P के किन मानों के लिए समीकरण की जो जोड़ी दे रखी है अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर अब देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, इसको समझो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है लेकिन समझो इसकी लैंग्वेज को। यहाँ दिया 4x प्लस PY प्लस 8 बराबर 0, ये हो गया है। अगला इक्वेशन क्या दे रखा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमने क्या कहा, A1 के बटे में A2 बराबर B1 के बटे में B2। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर ना कर देता हूँ तो A1 कितना है 4 बटे में कितना लिखे हो A2 2 बराबर यहाँ पर कितना लिखो। अगर यहाँ पर B1 के स्थान पे अब कितना आ गया 4 बटे में कितना करेंगे 2, ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। क्या हो गया बराबर, मतलब कि 4 के अलावा हमने कहा ना P के स्थान पे दोस्तों यहाँ पर ये लिख जाना P पर P बराबर 4 के अलावा, ऐसे लिख जाना अलावा जितनी भी संख्याएं रहेंगी, 4 के अलावा जितनी भी संख्याएं रहेंगी सभी क्या होगा, अगर इसके अलावा कोई भी संख्या यहाँ पर रखोगे तो उसका अद्वितीय हल क्या हो जाएगा होगा। सिर्फ 4 के अलावा, 4 रखने पर अद्वितीय हल नहीं होगा, 4 रखने पर क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है। हमने कहा ना बराबर नहीं होना चाहिए, तो 4 के अलावा जितनी भी संख्याएं रहेंगी अगर P का स्थान पर रखोगे तो क्या होगा, उसका अद्वितीय हल मिलेगा। यही पूछ रखा ना, अद्वितीय हल है। हाँ तो बात अपनी इतनी बात समझ में आ गई। हमने कहा ना अगर यहाँ पर P पर अगर 4 रखोगे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, और बराबर हो जाएगा अद्वितीय हल नहीं रहेगा। तो P के अलावा मतलब 4 के अलावा, P का जो मान निकालो 4 के अलावा यहाँ पर कोई भी संख्या रखोगे तो यहाँ पर इसका अद्वितीय हल होगा। अगर 4 रख दोगे तो अद्वितीय हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो सारणी याद करना। अगला प्रश्न देख जाते हैं दोस्तों, चलो तो अगला प्रश्न देख जाते हैं, लगे हाथ इसको भी। अच्छा है, यहाँ से देख जाते हैं, त्रिभुज से है। अब देख जाइए त्रिभुज है, तो त्रिभुज को आप लोग देख जाइए यहाँ पर क्या करना है। और त्रिभुज से जाहिर सी बात त्रिभुज और रचना मिलाकर आपको 10 नंबर पूछ रहा है। और रचना के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ सेपरेट वीडियो बन जाएगा एग्जाम के पहले, एक वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगा। आप लोग अगर एक वीडियो देख लिए तो उतने में आपका ये जो 10 नंबर है, 10 नंबर नहीं, रचना के लिए जितने भी नंबर मिलेंगे रचना आपका क्लियर रहेगा, इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बना, जहाँ से नंबर ज़्यादा गेन होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो एग्जाम के पहले बना दूंगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। आगे देख जाते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा इसको तो मैं क्वेश्चन जरूर लिखूंगा दोस्तों, क्योंकि ये लिखने
लिखने वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा इस के को हटा दो यार, बार बार क्या दिख रहा है, चलो इसको हटाते हैं। चलो यहाँ पर कौन सा प्रश्न बनेगा, अब यहाँ पर ग वाला कौन सा बनने वाला है, ग, तीसरे का ग। और सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। लिखा चित्र में, अच्छा चित्र भी बनाया है, चलो पहले चित्र ही बना लेते हैं। इधर इस तरह से है, चलो ये हो गया है। अब इसको यहाँ से 2 ये हो गया है। उसके बाद क्या रखा कि इस पर लंब डाला है, और लंब का मतलब यहाँ पर कितने अंश बनेगा, 90 अंश बनेगा। चलो सबका नामकरण कर लिया जाए, ए है और ये सी है, ये डी है और ये क्या है, बी है। चलो इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया है। चलो बस इतना हो गया चित्र। अब कहा है कि एडी लंब है बीसी पर। चलो एडी लंब है किस पर, बीसी पर। चलो ठीक है, ये जो एडी है दोस्तों लंब किस पर है, बीसी पर। क्या है, लंब है, लंब का मतलब 90 अंश। अब यहाँ पर लंब और समद्विभाजक में अंतर समझना। यहाँ पर जो होगा सिद्ध कीजिएगा, सिद्ध क्या करना है, चलो ये तो दिया है, ये दिया है। अच्छा यहीं लगे हाथ हम लोग देते, क्योंकि अब प्रश्न नहीं लिखने की जरूरत है। इसकी अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर क्या लिखना है, देखिएगा 1 मिनट, ये तो दिया है, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि प्रश्न लिखेंगे तो मतलब दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है, इधर लिखना चाहिए तो कोई बात नहीं, सिद्ध करना है। ये हो गया है। सिद्ध क्या करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ प्लस सी है, बराबर बी डी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। चलो ये सिद्ध करना है। अब ये जो दिया है, अगर आपकी मर्जी करें नहीं, आप लोग भी ऐसे कॉपी करने लगेंगे, इसको यहाँ लिखो। चलो ये तो आप लोग पहले देखिए, इस तरह से अगर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, इधर लिख देना क्या है, दिया है। चलो इतनी बात क्लियर है। ये तो मैं आपके आंसर से ही लिख रहा हूँ, इसमें मैं कुछ भी अभी तक नहीं बताऊँ। अब जो समझाने जा रहा हूँ इसको देखना। यहाँ पर अगर इस प्रश्न को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें, क्यों करेंगे, पूरा का पूरा कारण सहित, ताकि प्रश्न आपको एग्जाम में दिखे, आपको तुरंत दिमाग लगाना किसमें क्या लगेगा, क्या कर सकते हैं, ये आपको तुरंत पता होना चाहिए। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ रहा है, जो क्वेश्चन किया है, उसको तुरंत दिमाग में आ जाएगा हमको करना क्या है। और जो नहीं पढ़ा है ना दोस्तों, क्वेश्चन देखे उसके बाद उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें जोड़ करे, घटाना करे, गुणा करे, भाग करे, नहीं समझ में आएगा दोस्तों। चलो यहाँ पर हम लोग देख जाते हैं हम लोग करेंगे क्या, कारण के साथ में इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो है, जो दिया है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, लंब है तो उसका भी मतलब है, डायरेक्ट बताने से कोई मतलब नहीं है। लंब का मतलब यहाँ पर 90 अंश, अगर यहाँ 90 अंश तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 अंश। कारण के साथ में हमने कहा कि अगर कोई रेखा है दोस्तों, इस पर 1000 कोण बने, लेकिन इसका जोड़ कितना होगा, पहला नंबर 180 अंश होगा। यहाँ पर अगर ये कोई रेखा है दोस्तों, एक तरफ अगर 90 है तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। अगर ये 90 तो भी अपने आप कितना हो जाएगा, 90। रैखिक युग में से यहाँ पर तरीका क्या बनेगा, रैखिक युग में से। चलो एक कारण इसका तो हमें लग रहा है कि सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर सिद्ध करना किसके, बी डी की स्क्वायर प्लस ए सी की स्क्वायर के। मतलब ए बी का स्क्वायर कहाँ है दोस्तों, ए बी का स्क्वायर है। उसके बाद क्या रखा है, सी डी का स्क्वायर, मतलब क्या है, सी डी का स्क्वायर बराबर कर देना है कि बी डी की स्क्वायर और ए सी की स्क्वायर। चलो अगर स्क्वायर आया है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। यहाँ पर 2 चीजें आपको आना चाहिए तुरंत दिमाग में, कि पहला नंबर तो यहाँ पर 90 अंश है, और दूसरा नंबर सभी का स्क्वायर करना है। और स्क्वायर कब आएगा, पाइथागोरस थ्योरम में, मतलब जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं तो वहां पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर, दोनों त्रिभुज में लगा। और एक चीज, ये दोनों में कॉमन है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों में कॉमन है। अगर ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक लोगे तब भी आएगा, और ये वाला त्रिभुज लोगे फिर भी आएगा। बात क्लियर है, क्लियर होगा। कौन सा तरीका लगाना है, लगा देते हैं यहाँ पर। चलो लिखो त्रिभुज का नाम, यहाँ पर देखना, पहले किसी भी त्रिभुज की बात करो। चलो लिख जाते हैं त्रिभुज, त्रिभुज हल यहाँ से लिख रहे हैं ना, देखो त्रिभुज BDA में, BDA में। अब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, एक बार कहो तो लिख लेते नहीं, यहाँ पर समझाते हैं। चलो कर्ण का स्क्वायर एक बार लिखते हैं, यहाँ पर जो है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे हैं। फिर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये हो गया है, बात क्लियर है। चलो इसकी बात करेंगे BDA में, मतलब कि BDA में। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी। और सबसे बड़ी भुजा किसे कहेंगे, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, लगेगा समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा, 90 अंश। और 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, कर्ण। कर्ण मिल गया आसानी से, तो AB हो गया, क्या हो गया, AB का स्क्वायर बराबर। अब देख जाते हैं यहाँ पर लंब। अब लंब की बात करेंगे तो देखिए ये 90 अंश है, 90 अंश है, यही क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। अब यहाँ पर किसी कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पता होना चाहिए। तो लंब का क्या नाम है, AD है। क्या है, AD। अब इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे, हमने कहा ना इसकी लैंग्वेज में लिखेंगे, कोशिश यही करें। अब यहाँ पर BA भी सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर AB है तो AB के हिसाब से लिखेंगे। AD का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, अगर एक कर्ण हो गया, लंब होगा तो आधार क्या हो जाएगा, BD। क्या हो जाएगा, BD।
डी का स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना कि हमने कहा ना एक एक स्टेप कारण के साथ पढ़ाएंगे दोस्तों। जहाँ पर जो इस तरह से हम लोग लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक को अलग करना है, मतलब एक भुजा को क्या करना है, अलग है करना है। अभी तो हमारा अलग है, ए बी का स्क्वायर अलग है, ए बी का स्क्वायर अलग है, लेकिन यहाँ पर अलग किसको करना है, जो दोनों त्रिभुजों में कॉमन हो, और कॉमन क्या है, ए डी है। तो यहाँ से ए डी को रहने दो यहीं पर, इसको उठाकर इधर कर दो, मतलब कि ए बी का स्क्वायर इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर। समीकरण मान लो फर्स्ट, पहला काम हमारा हो गया। मतलब कि हमने कहा कि जो कॉमन है ए डी कॉमन, उसको एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ। अभी भी एक तरफ एक भुजा था, लेकिन जिसकी जरूरत है, जो दोनों में कॉमन है। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज में, यहीं पर लिखते हैं दूसरा त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, मतलब कि ए डी सी ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, फिर से वही कहानी, कर्ण का स्क्वायर, अब इसको लिखेंगे नहीं, एक बार लिख चुके हैं। अब यहाँ कर्ण, आप बताइए क्या होगा, कर्ण यहाँ पर होने में, ये 90 अंश है और इसके सामने वाली, मतलब क्या हो जाएगा, ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमने कहा ना बार बार करें कि यही लंब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, उसके बाद जो भुजा बच रही क्या हो जाएगा, मतलब डी सी, क्या हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर। अब एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ सी डी लिखा है तो हम भी इसको सी डी लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं। आप लोग कहेंगे कि यहाँ से कैसे आ गया, मतलब हम लोग कहें ना कि इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, बाकी दूरी तो वही है। यहाँ पर क्या रखा, सी डी का स्क्वायर। यहाँ पर भी किसको अलग करना है, ए डी को, तो इसको इधर करो, मतलब ए सी का स्क्वायर, इसको इधर करोगे तो माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर हो गया। इसे समीकरण मान लेना सेकेंड। सॉल्व तो यहाँ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, बस हो गया है सॉल्व। इतना अगर आप लोग कर लिए तो सॉल्व हो गया है। देखिएगा क्या रखा है कि देखिए, समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकंड से लिखने के बाद समझते हैं इसको। समीकरण फर्स्ट हुआ, सेकंड से देखना, अगर इसका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर। तो ए डी स्क्वायर बराबर है, अगर एक पक्ष बराबर दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर, अब इसको लिख जाओ, ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर। देख लेते हैं मिला कि नहीं मिला है, जो चाहिए था। अच्छा, ए बी का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर प्लस में हमको सी डी चाहिए, तो सी डी को इधर करो ना, है सी डी को इधर कर दो। तो यहाँ पर देखो ए बी का स्क्वायर, अच्छा क्यों बराबर है, क्योंकि इसका एक पक्ष क्या है, बराबर है, बराबर हो गया। अब जो चाहिए उसके फॉर्म में लाओ, हो गया है क्वेश्चन। ए बी का स्क्वायर, इसको इधर लाओ, क्योंकि इसके देखो बराबर किस तरफ सी डी है, तो हम भी लाएंगे, सी डी को इधर लाओ, तो प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ए सी है तो रहने दो ए सी का स्क्वायर। अब इसको इधर लाए हो तो इसको उठाकर उधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस प्लस बी डी का स्क्वायर। शायद इतना ही पूछा था, हाँ, बी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, बी डी को पहले करो, कहीं करो, उससे फर्क नहीं पड़ना है। ये क्या हो गया, सिद्ध होगा। क्या कहोगे, इति सिद्धम, क्या लिख जाओगे, इति सिद्धम। जो आंसर आएगा उसको क्या करोगे, हाईलाइट कर जाओगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ भी ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। अगर ये भुजा दोनों में बराबर है तो उसका अगला पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर कर दिया, आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख जाते हैं दोस्तों। अच्छा, अगला अगर देखेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से है। ये 13 प्रश्नावली से बनेगा, और यहाँ पर अगर 13 बन रहा है तो 13 से देख जाना इसको क्या कर सकते हैं। लेकिन 13 में इतने से तो काम नहीं चलेगा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि इतने से काम नहीं चलेगा। फार्मूला है, और फार्मूला ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जितने हैं काम के हैं, उसमें से हर बेरी प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2022 का है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा सजग हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करना है दोस्तों। चलो देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लैंग्वेज को समझाने की। बिना समझाए मैं एक भी प्रश्न से आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो का कोई मतलब नहीं है इतना मेहनत करने से। तो थोड़ा सा आराम से ही समझेंगे, ताकि दोबारा कहीं पर भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर तीसरे का लास्ट वाला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। चलिए यहाँ देख जाते हैं, घ नंबर क्या है, घ, तीसरे का घ नंबर। हाँ, कहा क्या है, एक घन का आयतन 1331 है, मतलब 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आयतन है तो क्यूब रहेगा, अगर आयतन ना भी लिखा रहेगा तब भी अगर क्यूब लगा तो क्या कहेंगे आप लोग, आयतन कहेंगे। मतलब ये सब पहचानने का तरीका रहेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी अच्छा क्वेश्चन है बुक में, आप लोग देख सकते हैं। तो बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको समझना पड़ जाता है, क्योंकि 2-3 आकृतियाँ साथ साथ ला दी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, अगर लैंग्वेज समझ गए तो दिक्कत कैसी तैसी। यहाँ देखिएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर पहला नंबर आपको आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए।
और दूसरा नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखो बहुत ही आसान है। अब यहाँ तो मैं फार्मूला नहीं याद करवा सकता हूँ, लेकिन देखते हैं इतना पूरी कोशिश। अच्छा क्या है, घन है। अच्छा घन किसे कहेंगे, पहला नंबर देखिएगा डिफिनीशन के साथ बढ़िया से डिफाइन कर रहे हैं, देखना थोड़ा सा। ये हो गया, इसे हम लोग क्या बोल जाएंगे, वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग। लगभग मैं बना रहा हूँ यहाँ पर वर्ग। वर्ग की क्या होती है खासियत दोस्तों, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश का बता दोगे, 90 अंश का, ठीक है ना। विकर्ण भी कितने पर कट करेंगे, 90 अंश, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बस चारों भुजाएं बराबर कर जाओ। अब क्या करूँ, देखिएगा बीच पर टिक करना, थोड़ा सा ऊपर ले जाना, ऊपर कितना, जितना यहाँ छोड़े उतना ऊपर कर देना, और यहाँ जितना छोड़े उतना क्या कर दोगे, आगे बढ़ा दोगे। ये हो गया। अब इसको यहाँ से मिला दोगे और इसको यहाँ से, क्या हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग है ना, एक वर्ग दो वर्ग। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे और यहाँ से करेंगे, और इसको यहाँ से, चित्र के साथ में 3 डायमेंशन दिख रहा है। अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो किस तरह से बताएंगे, घन किसे कहते हैं, उसका फार्मूला मैं तुरंत याद करवा दे रहा हूँ, यहीं पर याद करवा दे रहा हूँ। टाइम एक बारी देख लेते हैं, ठीक है, टाइम है, मैं यहीं याद करवा दे रहा हूँ। देखना, हमने कहा कि ये वर्गाकार फलक से मिलकर बना है, किससे, वर्गाकार। अब कहेंगे 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। बात क्लियर है। 6 वर्गाकार, देखो एक उसके जस्ट पीछे, फिर बगर ऊपर नीचे, 6 वर्गाकार कैसे फलक है, वर्गाकार। 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति क्या बोलते हैं हम लोग, घन बोलते हैं, ठीक है। अब घन का आयतन क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। घन है तो आप लोग समझना, आयतन। आयतन क्या होता है, a क्यूब। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पूछ रखा क्या, क्षेत्रफल पूछा ना, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखेंगे, देखना, देखो जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होता है, लेकिन कितने फलक हैं, 6, तो क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर। इस तरह से याद करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पर, नहीं तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। एक घन का आयतन, घन का आयतन दिया है, अगर मैं आयतन बराबर लिख लूँ, चलो लिख ही लेते हैं। आयतन बराबर दिया 1331 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बात क्लियर है। पूछा क्या है, अगर यही मैं कॉमन कर दूँ, जो पूछा उसको लिख देते हैं। क्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। अच्छा ये आयतन है, अगर आयतन को मैं 1 क्यूब लिख दूं, हमें लग रहा है किसी कोई दुख है नहीं होगा, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये आयतन, ये भी आयतन, ये है ना, आयतन क्या होता है, 1 क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर अब इसको देखो अपने आप बताना स्टार्ट कर दिया, हमको करना क्या है, मैं देखना, a बराबर 1 क्यूब है, हटकर उधर क्या बनाएगा, घनमूल। क्या निकालना है इसका, घनमूल। यहाँ पर 1331, अगर 3 है तो 3 का पेयर बना, इसका फैक्टर करने के बाद में 3 का पेयर बनेगा। अगर यहीं 4 होता, 4 का बनता, अगर 2 होता तो 2 का पेयर बनता। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी, सबको पता होना चाहिए कितने का एक घन है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर कट करो, इजारस कटेगा, और इजारस डिवाइड का रूल क्या देख जाते हैं, 1331, एक अंक छोड़कर संख्या लेंगे, दूसरा अंक छोड़कर लेंगे, 3 1 4 और फिर 3 1 4, दोनों को घटाना कितना हो, 0, इजारस कटेगा, या तो 0 है या तो इजारा के पहाड़े में हो। तो इजारस काटोगे कितना, 11 गुणा में 11 गुणा में 11, 11 जरा में 131, जरा में कितना हो जाएगा, 1331। तो यहाँ पर जो क्या था, घनमूल निकालना था, मतलब 3 का पेयर बनाना है, और 3 का पेयर बन रहा है, वो ऐसे अंक देगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो दे रखा है, बहुत कम ही प्रश्न है जिसमें कैलकुलेशन करवाया है। तो यहाँ पर तीनों का पेयर बना तो एक बार निकाल लेंगे। अगर यही 2 होता, वर्गमूल होता, 2 का पेयर बनता, तब उसको बाहर निकालते, सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो ये भुजा है तो इसमें क्यूब लगाने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्या, ये पूछा नहीं था, ये मेरी जरूरत थी इसको निकालना, क्योंकि यहाँ पर जो है फार्मूला क्या बन रहा था, 1 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अब तो ये कहाँ था, अब ये निकला है। अब यहाँ से लिख जाओ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। तो 6 a कितना निकला है आपका, 11। तो क्या लिखेंगे, 11 गुणा में 11, स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बारी गुणा करो, a को 2 बारी गुणा करो। तो यहाँ पर 11 जरा में 121, 6 गुणा में 121, तो 6 का करो गुणा, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12 2, 6 का नाम 6 1 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना। यही इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 का नाम 6 1 7, ठीक है। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगा रहेगा, अगर आयतन रहेगा तो क्या लगा रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो भी रहेगा सेंटीमीटर में सेंटीमीटर रहेगा तो मीटर। अगला प्रश्न का मतलब चौथा, चलो देखिएगा। अच्छा अगर देखा जाए तो यहीं पर ही आपको वास्तविक संख्याओं से, देखो सेट में तो हमने कहा ना 5 नंबर देगा, सेट है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि यहीं से पूछ रखा है। यहाँ पर देखा जाए एक प्रश्न आप लोग फिक्स कर लीजिएगा कि जो संख्या दिया रहेगा अपरिमेय, और उसी को कहेगा ना कि अपरिमेय सिद्ध करो। देखो दिया भी है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो इसको देख जाते हैं इसके लिए तरीके का। अब एक प्रश्न फिक्स है, तो अगर जो नंबर फिक्स है, जहाँ से नंबर बन रहा तो उसका तरीका सीख जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, नंबर अच्छा खासा गेन हो जाए, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जो असली पढ़ाई होती है, जो नंबर गेन करवाती, जो परसेंटेज बनवाती, यही 1 महीने का होता है।
और उसके पहले तो बच्चे ठीक है सीखते हैं, अच्छी बात है, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है, लेकिन जो असली तैयारी यही 1 महीना उनको भी बैठा तो देख लो, फिर सब जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो एक टाइम को समझो और पढ़ाई करो। चलो 1 मिनट रुकना यार, अच्छे से मिट भी नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। जो कौन सा क्वेश्चन है आपका? 4th नंबर है, 4th का थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि थ्री रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो लिखा क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लिए, कोई बात नहीं। अब आगे हम लोग देख जाते हैं कि इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए तो सही रहेगा। चलो देखते हैं यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखो लिखते हैं हल। इसका कुछ तरीका समझ जाओ, सभी में कॉमन है, जो चीज़ सभी में कॉमन है उसको आप लोग जरूर सीखिए, ठीक है ना, जो सभी जगह लगे। और इसका एक प्रश्न पूछेगा वास्तविक संख्या से, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जाएंगे 1.3 में, शायद एक क्वेश्चन मिल जाए, शायद नहीं मिल ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ 1.3 मिलेगा, आप लोग इसको जरूर देख जाइएगा, ठीक है ना। उसमें जितने प्रश्न है सॉल्व कर लीजिए, कॉपी है, 2 नंबर आपको देकर ही जाएगा, ठीक है ना, हर बेरी पूछ रखा है। चलो सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, अब इसको सॉल्व करने के तरीके मैं पूरी तरह से इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा समय को भी ध्यान में रखते हुए अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आपको ये मार्कर है, ये तो मान लेते पेंसिल है, ये तो बोर्ड है। अगर बोर्ड को मैं कहूँगा बोर्ड को प्रूव करो कि बोर्ड क्या होता है, तो बोर्ड की कुछ ना कुछ खासियत होगी दोस्तों। अगर बोर्ड है तो बोर्ड की कुछ ना कुछ क्या होगी, खासियत होगी। अगर वो खासियत इससे मैच कर रही है, एक कैटेगरी बना होगा ना कि आदमी कौन होगा, हाथ होंगे, पैर होंगे, नाक होगा, ये सब होगा ना, तो इसे इसका भी एक कैटेगरी बना हुआ है कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। मतलब कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन इसके लिए जो अपरिमेय है, इसके लिए एक कैटेगरी बना दिया गया कि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि अगर कोई अच्छा आदमी है, उसको खराब के साथ कंपेयर करूं तो समझ में आ जाए कौन अच्छा है कौन खराब है। वैसे ये तो है खराब, अपरिमेय का मतलब खराब मान लो, इसको हम अच्छे के साथ कंपेयर कर देते हैं। अच्छे का मतलब क्या, परिमेय संख्या के साथ में। चलो माना, चलो अभी जब इसकी गलती निकलने लगी तब हम कह देंगे नहीं ये तो क्या था, खराब ही था, ठीक है ना। चलो देख जाते हैं यहाँ पर। माना क्या लिखोगे, माना 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, इसको हम अच्छा मान रहे हैं, ठीक है ना। अगर परिमेय संख्या है तो इसको अच्छे वाले ग्रुप में रखते हैं, और अच्छे का मतलब क्या, 3 रूट में 2 बराबर P/Q। बात क्लियर हो गई है। P/Q का मतलब क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख पाए, और Q नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 0। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ Q नॉट इक्वल 0 कॉमा कर लेना, P और Q क्या लिखेंगे, P व Q एक सह अभाज्य संख्या है। देखो इसको तो मैं जरूर डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक अगर देखा जाए, और इसका 2 नंबर मिल रहा है तो हम जरूर दिलवा के छोड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखना हमने क्या बोला कि ये खराब था, इसको अच्छे के साथ कंपेयर कर लो, पहला स्टेप यही रहेगा। और यहाँ लिख देना Q नॉट इक्वल 0, जैसे ही 0 आ जाएगा वहाँ पर क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसका HCF कितना हो, 1 हो। HCF कितना होना चाहिए, 1। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देख जाना क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 तरीके से प्रश्न आएंगे। एक तो देखो इसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, हम ज़्यादा दुनियादारी से ना करके हम लोग देखिए यहाँ पर तरीका सीखेंगे। अगर सिर पे √2 आया होता तो यहाँ पर तरीका अलग होता, अगर √5 आया होता तो वहाँ पर तरीका अलग होता। लेकिन इसके साथ अगर कोई भी नंबर आ जाए, इसको क्या करोगे, अलग कर देना, ठीक है। अलग करने का मतलब क्या, रूट को एक तरफ बचा लेना, बस सारी दुनिया को एक तरफ करना। हमने कहा कि रूट को सिर पे बचाना, उसके अलावा जो भी दिखाई देगा दूसरे तरफ ले जाना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो हमको सिर्फ कितना चाहिए, रूट में 2। अब देखिए 3 गुणा में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग, मतलब यहाँ ऊपर है, अगर यहाँ पर 1 मानोगे तो ऊपर है, यहाँ आकर नीचे हो जाएगा, मतलब कि P/Q। अब देखो यहाँ पर गुणा है तो यहाँ आने भाग का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भाग होगा, और भाग को अगर मैं बात करूँ नीचे ही आएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3, पहला नंबर। अब एक चीज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिएगा P गुणाम अगर मैं 1 कर दूं, 1 P का नाम P है, 1 सभी के साथ गुणाम रहेगा, हमारे साथ भी गुणाम लगा है, कौन, 1 की वैल्यू बहुत ज्यादा, देखिएगा वो हमेशा सबके साथ में चिपका रहता है। तो यहाँ पर भी 1 का P का नाम P हो गया। अब अगर मैं बात करूँ 1/3 क्या होगा, अगर मैं 1/3 अलग कर लूँ तो क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय है। अब ये परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय, जो कि कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर समझना कि यहाँ लिख देना
एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का खेल है, मैं बार बार करूँ, अगर यही √3, √5, √2 अकेले आया होता तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा अलग तरीका लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा, 1/3 क्या है, परिमेय है, p/q क्या है, परिमेय है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब अपने से लैंग्वेज बनाना है जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो सेंटेंस को कनेक्ट करे, ठीक है, वो अपने से बनाएंगे। यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर, लेकिन ऐसे बराबर नहीं लिखना, लेकिन p/3q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप समझना, परिमेय संख्या है। दोनों को मतलब दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अब यहाँ समझना, मेरी बात सुनना, ये हो गया। अतः क्या लिखोगे, नहीं हो सकती, जो कि बराबर है तो यहाँ लिख जाना कि अतः √2 नॉट इक्वल, यहाँ पर नॉट इक्वल बना लेना p/3q। अगर नॉट इक्वल लगे तो लिख देना हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः √2 नॉट इक्वल p/q, मेरा मानना क्या हो जाएगा, हमारा मानना गलत है। यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मानना गलत है। गलत होने का मतलब क्या, हमने तो इसको परिमेय माना था, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया। तो अगर हमारा मानना गलत है तो यहाँ पर क्या लिख जाओगे कि अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको फिर से समझेंगे, या तो इतना देखो, इतना तो कहानी लिखना पड़ेगा, हर एक प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना कहानी अगर ना लिखना चाहते हो तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर अगर इतना कहानी से बचना हो तब देखो, इसका तो 2 नंबर देगा, अगर आपको पता 2 नंबर वो मिलने वाला है। अगर आपको ये कहानी ना लिखना तब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या करें, p/q, ये क्या है, हमने कहा ना p/q क्या हमने माना, p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने इसको परिमेय संख्या के बराबर लिखा है। और परिमेय संख्या की बात करेंगे, p और q क्या एक सहअभाज्य संख्या है। इसका HCF कितना हो रहा था, नहीं बताओ तो 1 हो रहा है। हमने कहा कि इस तरह से पूरी की पूरी कहानी बना के लिखेंगे, अगर ना लिखना हो तब क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं बोल कर लिखा हूँ, अगर राइटिंग नहीं समझ में, जब बोलता हूँ तब लिख लिया करो, थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे करके देख लेना। अब इसके बाद की कहानी बता, अगर आपको और सरल करना है तब क्या है, क्योंकि ये प्रश्न आएगा, इसे किसी न किसी तरीके से आपको लगा कर ही आना है। देखिएगा, हमने कहा कि पूरी महाभारत को हम लोग हटाते हैं, देखिएगा वहाँ पर आपका ये भी प्रश्न सही रहेगा कि सबसे पहला नंबर क्या, इसको हम किसके बराबर लिख लिए, p/q के। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, √2 अगर रूट में आ रही है, इसके साथ अभी कई प्रश्न तो जोड़ में आएंगे, जोड़ आएगा, ठीक है ना, गुणा में आएगा, बटे में रहेगा, भाग में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करें, रूट को बचाकर उसके बाद सभी को ले जाएंगे p/q की तरफ, और p/q आपको मानना ही मानना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लिखेंगे कि यहाँ पर जो है 2 क्या है, यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख जाएंगे। अब देखो वो लिख चुके हो, अब यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर √2 नॉट इक्वल p/3q, बस इतना, क्योंकि परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। शॉर्ट करो इसको, कभी भी ऐसे लिख जाना, अतः ये दोनों क्या है, बराबर नहीं, तो लिख जाना अतः अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, हमारा मानना गलत है, इसीलिए 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखकर आगे बढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो अलग से, ठीक है। यहाँ पर बस जितनी ज़रूरत है मैं ज़्यादा इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, ताकि आपको प्रश्न यहाँ पर एग्जाम पीरियड में अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3√2 है, यानी का यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि √3 कर देगा, 5 कर देगा, फिर 3 + 2 रूट में 3 कर देगा, तो वहाँ पर क्या अगर सभी प्रश्नों को फेस करेंगे। इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग सभी प्रश्नों को फेस करें। यहाँ पर अगला प्रश्न देख जाइए आप लोग। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर दे रखा है कि अच्छा हाँ, त्रिकोणमिति से है। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो 8.3 में प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। 8.3 में हमने कहा 8, 9 जरूर पढ़ लेना है। 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया, 14। यहाँ से अगर आप लोग इतना अगर आपको बढ़िया से आ रहा है तो यहाँ से आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ख नंबर। अब एक कल्याण होने वाला जो मतलब है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अभी तक क्लास नहीं किए हैं, जो 1-1.5 महीना में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो पहले से पढ़े उनका तो कल्याण है, ये बढ़िया से कल्याण है। देखिए यहाँ पर यदि एकदम सिंपल प्रश्न, यदि tan A, चलो इसको इरेज करके अच्छे से लिखा जाए। 1 मिनट रुकना।
यार हैंड राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत है तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, आप लोग बस बातों को समझिए, ठीक है ना। मैं बोले जा रहा हूँ पूरा पूरा। यदि tan a बराबर बराबर क्या रखा है, cot b, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। अब यहाँ देखना यार, देखना है क्या है, यहाँ पर ये दिया है। अब अगर आप लोग वहाँ पर 2 नंबर का रद्द क्या करोगे, सबसे पहले जो दिया है अगर इसको मैं सबको हटा दूँ तो क्या करोगे, अब यहाँ पर समझना, ए है तो सिद्ध कीजिए। चलो एक बार लिखते हैं यार, a प्लस बी बराबर 90 सिद्ध करना है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखना स्टार्ट करोगे, एक प्रश्न है, अगर वहाँ पर लिखोगे इस तरह से लिखोगे हल। अब जो दिया है या तो पहले जो सिद्ध करना, मैं पहले जो सिद्ध करना वही लिखूंगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 अंश। अब यहाँ पर दिया क्या है, दिया है क्या, tan a बराबर cot b। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलो इसके लिए तो अगर देखा जाए तो हमने क्या कहा था, एक तरीका पढ़ाया था जब मैं यहाँ पर 8 पढ़ा रहा था, लेसन 8 जब पढ़ा था, हमने कहा था कि अगर tan और cot बराबर हो जाएगा तो जो कोण दिया रहेगा उसका जोड़ कितना होना चाहिए, 90 अंश। तब अगर tan cot बराबर होगा तो a प्लस बी बराबर 90, साइन cos बराबर होगा तो a प्लस बी 90, सेक cosec बराबर होगा तो a प्लस बी 90। तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 नंबर का है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पर तो हमको बताना ही पड़ेगा। देखना अगर मैं इसकी बात करूँगा, tan किसके बराबर है, थोड़ा सा आप लोग भी बताइएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा tan को, देखना अगर आपको फार्मूला याद है तभी, अब यहाँ पर अगर आया तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, देखना साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन कॉस, उसके बाद tan आ रहा है, बस यहीं तक लिखेंगे। उसके बाद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा। अब यहाँ पर समझ, इसी तरह से कोसेक हो जाएगा, कोसेक सेक हो जाएगा, आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो tan है या तो जो cot है, अगर मैं tan a को रहने देता हूं, दोनों में से एक को बदलना है आपको, चाहे इसको बदलो चाहे इसको बदलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर मान लो मैं cot को बदलूंगा तो ये cot को क्या लिख सकते, cot किसके बराबर है, देखिएगा cot भी किसके बराबर है, cot किसके बराबर है, tan के बराबर। मतलब कि जहां पर tan है उसको हम ये लिख सकते हैं और जहां पर cot है उसको ये लिख सकते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। मतलब कि यहाँ पर जो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो ये tan है तो tan के फॉर्म में लाओ, अगर एक को बदल रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी लिख लेते उसके बाद tan 90 माइनस थीटा। फिर से समझेंगे, ये थीटा जो अंश है आप लोग बनाइएगा, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। यहाँ पर देखना, अगर मैं बात करूँ, अच्छा यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, b, थीटा ना हटा के यहाँ पर क्या लगाएंगे, b। अब देखना यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये जो है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लोग फार्मूला देखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अगर cot थीटा दिया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर cot थीटा दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, ये फार्मूले से आएगा। अब अगर मैं बात करूँ tan और tan क्या बराबर है तो इसको कैंसिल कर दो, कट मत करना, सिर्फ क्या करना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ देना, बस इसको मत कट करना किसी भी हाल में। यहाँ देखना, क्योंकि a से गुणा रूप में नहीं है तो यहाँ पर क्या बचा है, a और बराबर यहाँ क्या बचा, 90 माइनस b। यहाँ अंश लगाना यार, ये मैं नहीं लगाऊँ, अपना लगाना। चलो देखना यहाँ पर, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखना tan बराबर हो गया, तो tan अगर बराबर, इसको कैंसिल कर जाओ। अब बचा क्या है, a बचा है और यहाँ का बचा 90 माइनस b। हमने कहा कि a माइनस में इसको उठाकर इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस b बराबर कितना बन जाएगा, 90 अंश। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। फिर से समझना, हमने क्या बोला, ये तो दिया हुआ है, अब इतना अपना लिख लेना, अब इसमें गोचेंगे बढ़िया से इसको हम। देखना अब यहाँ पर हमने कहा कि अब इसमें से एक को बदलना, अगर फार्मूला याद है तभी बदल पाओगे, नहीं फार्मूला याद है नहीं बदल सकते हो, ठीक ना। हमने क्या कहा, ये दोनों में से एक को बदलना, हमारी मर्जी कही हम cot को बदलेंगे, अगर इसकी मर्जी करते इसको क्या लिख सकते हो। अगर मानते tan लिखना था क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखिए tan a किसके बराबर है, tan थीटा किसके बराबर है, cot 90 माइनस थीटा। tan स्थान पर क्या लिख सकते थे, cot 90 माइनस थीटा। यहाँ पर cot होता तो cot के बराबर हो जाता, तो यहाँ पर एक कट जाता, लेकिन यहाँ पर हमने बदला किसको, cot को। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, चाहे cot b लिखो चाहे tan 90 माइनस b लिखो। फिर से अगर ये बदलेगा, tan किसी में बदलेगा, cot में, और थीटा का स्थान क्या है, b हो जाएगा, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो tan कैंसिल हो गया, यहाँ a बचा, यहाँ पर क्या 90 माइनस b, b को इधर लाओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। बात क्लियर, अगला देखते हैं। अब इसको हम दोनों को बदल कर सॉल्व करना, टाइम कैसी तैसी हो जाएगी, इसलिए इतना समझते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा इंक डालते हैं। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, उसको आप लोग देखिएगा। ये है त्रिभुज से है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ दोस्तों। त्रिभुज से देख लीजिए, 2 क्वेश्चन मिल गया है, एक 2 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर तो यहीं से मिल गया है, और रचना मान के चलना 4 से 6 नंबर, ठीक है ना। ये दोनों को मिलाकर 10 नंबर का प्रश्न पूछेगा,
तो सभी प्रश्न यहीं से मिला जा रहा है, मैं बता भी दे रहा हूँ किस टॉपिक का है, तो आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। चलो अगला देख जाते हैं। चलो ठीक है, अगला क्या है, मैं बनाने के बाद ही कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने की, देखना पहले बना लेते हैं। देखो इसको चित्र तो बनाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ग नंबर प्रश्न है, हाँ ग नंबर देख चाहिए, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। जब मैं यहाँ पर अगर कुछ काम करने आप लोग प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया करिए, ताकि मैं जब बोलना स्टार्ट करूँ तो आप लोग इधर उधर ना देखें, आप लोग सीधा आपके दिमाग में प्रश्न होना चाहिए, हाँ ये प्रश्न में था, इसको हमें करना था। तो प्रश्न को आप लोग पहले जब मैं यहाँ पर रिवीज करने लगूँ तो आप लोग ज़रूर पढ़ लिया करिए। चलो अगला प्रश्न को देखे जाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। त्रिभुज है तो उसके नियम को हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। चौथे का कौन सा प्रश्न है, चौथे का ग नंबर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए चौथे का ग। जब 6 पर जाओगे तो वहाँ पर एक प्रश्न देखने के लिए सीधा सीधा यही मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। हमने कहा ऊर्ध्वाधर क्या होता है, त्रिकोणमिति इसके जस्ट पहले, त्रिकोणमिति ऊंचाई दूरी में ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्या होता है क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर मैंने क्या कहा, खड़ी रेखा, और क्षैतिज क्या, पड़ी रेखा। तो यहाँ पर हम खड़ी रेखा की बात करें, क्या ऊर्ध्वाधर। क्या रखा है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर की है, जबकि उसी समय, देखिए उसी समय का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, उसी समय का रोल है, इसको समझना। उसी समय का मतलब क्या होगा, जो कोण छोटी वस्तुओं के साथ बनेगा, मान लेते हैं, अब इसको समझ लेते हैं पहले पूरा पढ़ने के बाद में। कहा जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, मीनार की ऊंचाई से पूछा है, कुछ भी नहीं करना। देखो पहले एक चित्र को समझते हैं। यहाँ पर पहले वाली चीज, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या है, यहाँ से बनाते हैं, मान लेते हैं कितना, 6 मीटर है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब खड़ी रेखा है, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर। 6 मीटर हो गए, चलो ठीक है, ये हो गया है। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। मतलब अगर कोई ऐसे खड़ा रहेगा तो जो अगर परछाई चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी परछाई उस साइड पड़ रही है, अगर उस साइड पड़ रही है तो क्या जमीन तल से होते हुए जा रहे हैं, मतलब कि परछाई जो है आप लोग एज्यूम करिए इस साइड आएगी, और सिर्फ कितना बना रहा है, 4 मीटर। कितना बना, 4 मीटर। अब इसको यहाँ से मिला दो, ए हो गया पहला नंबर। चलो पहला चित्र ए हो गया है। दूसरे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, उसको भी ऐसे रहने दो, या तो इसका नाम रख दो ABC, ठीक है, पहले यही है। अब दूसरे की अगर मैं बात करूंगा, इसको हम इधर बना, चलिए कोई बात नहीं, नंबरिंग कर दे रहे हैं, ठीक ना, आप लोग समझिएगा। फिर कर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, जबकि उसी समय एक मीनार है, यहाँ समझना, मीनार को मैं दूसरे मार्कर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पर समझना, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। देखिएगा एक मीनार है, ये मीनार हो गया है। लिखा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। इसकी छाया, ना कि मीनार 28 मीटर लंबी नहीं है, इसकी छाया इधर कहीं पड़ेगी, तो मैं इधर ही बना ले रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ये है, और कितना है, 28 मीटर। ये बात हमें लग रहा है क्लियर है दोस्तों। अब क्या करना है, देखो अब एक क्या होगा, आधार, और क्या होगा लब, इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। बात क्लियर है। उसके बाद क्या रखा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना मतलब ये दूरी पूछ रखा है, इसको हम H मान लेते हैं, या तो रहने देना, कुछ मत मानना। त्रिभुज का नाम दे जाओ PQR। बात क्लियर है। चलो ये तो रहा उसका चित्र। और चित्र अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे किसी भी हाल में, ठीक। तो चित्र, सबसे पहले चित्र पर ज़्यादा फोकस करना। ये हो गया त्रिभुज हो गया, और त्रिकोणमिति में जो ऊंचाई दूरी है, जो अनुप्रयोग दे रखा है, उसको यहाँ पर चित्र की ही सहायता से, और प्लस मेंसुरेशन की अगर बात करें, वहाँ भी बिना चित्रों को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चित्र को पहले समझेंगे। 2 त्रिभुज है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर लैंग्वेज को समझते हैं। त्रिभुज से है, हमने कहा अगर कोण दिया होता तुरंत हम लोग क्या करते, अगली भुजा निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, हम लोग त्रिभुज का नियम लगाएंगे बिना टाइम को लॉस किए। यहाँ पर देखो होता क्या है कि जब त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अगर त्रिभुज समरूप हुए, अब समरूपता नियम 2 ही त्रिभुजों में लगे, एक में नहीं लगता है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज में क्या करोगे, तो यहाँ पर कंपेयर होता है ना, 2 त्रिभुज होने ही चाहिए, 2 त्रिभुज दिया है, तो यहाँ समझ में आ रहा है करना क्या है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। बस इतना कर लेना, बस इसको क्या करना, समरूप सिद्ध करना। क्या करना है, समरूप। हम लिखेंगे यहाँ की, देखिएगा त्रिभुज पहला जो दिया, पहला ए वाला सेकंड है, इसको समझना, ए सेकंड फिगर है। चलो अब लिखते हैं मार्कर से, देखना त्रिभुज पहले वाली बात करेंगे, ABD में त्रिभुज ABD व यहाँ पर PQR में, त्रिभुज PQR में, समझना। दोनों का अगर समरूप प्रूव कर लिए,
अगर समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ समरूप के लिए, देखिए या तो साइड एंगल साइड या तो एंगल एंगल। देखिए एंगल जो है, अगर आप लोग एंगल को बराबर करें, अगर दो एंगल बराबर हो गया तो समरूप हो जाएगा। लेकिन अगर साइड करें, साइड को कितना बराबर करना है, 3। समरूपता नियम आप लोग पढ़े होंगे, समरूपता कसौटी जो होती है, समरूपता कसौटी नियम जो होती है उसी को हमको देखना है। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुजों को हम कंपेयर कर रहे हैं। देखना, हम कोण को कोशिश करें बराबर करने के लिए। अब क्या होता है कि अगर ऊर्ध्वाधर है तो जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, 90। मतलब एक चीज तो बराबर हो, मतलब एक कोण बराबर, एक कोण और बराबर कर लो, बस कहानी यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। बस इतना सिंपल है। और 2 नंबर का, हम इसको काहे के लिए 4 नंबर के लिए सोचे, बस उसी के हिसाब से दिया भी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये 90 अंश, तो ये भी कितना, 90 अंश, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, मैं बार बार समझा रहा हूँ, बार बार आ भी रहा है कि अगर मैं इसको इस तरह से रखूंगा, ये जो मार्कर है इसके साथ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ, ये भूमि के साथ में कितने अंश का कोण बनाएगा, 90। ये भी ऊर्ध्वाधर है, 90 बनाएगा, वो भी ऊर्ध्वाधर है, क्या बनाया, 90। एक चीज क्लियर हो गया है। इसको लिख ही जाते हैं कि पहले लिखने चलते हैं उसके बाद। तो यहां पर क्या है मैंने, तो पहले वाले में ए बी डी बराबर होगा यहाँ पर पी क्यू आर के, पहला हो गया है, पहला होगा। अब यहाँ पर लिख जाना 90 अंश, कुछ भी लिख जाना, कोई दिक्कत नहीं। देखना यहाँ पर मैं बात करूँ, इसको ए वाला कोण बराबर है तो इसको बीच में लाना है, चाहे डी बी ए करो चाहे ए बी डी करो, लेकिन ए बीच में होना चाहिए किसी भी हाल में। वही कहानी इसके साथ है। अब एक चीज और बराबर करो, हमने कहा कि यहाँ आर बराबर हो जाएगा टी की। क्यों, कारण के साथ जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि सूर्य भगवान यहाँ पर हैं, चलो ठीक है, सूर्य भगवान यहाँ पर हैं, उसी समय कहा है, मेरी बात सुनना, उसी समय, एक बार मैं फिर से यहाँ कह रहा हूँ। अच्छा, छाया कब पड़ेगी, जब प्रकाश वगैरह रहेगा। तो यहाँ पर मान लेते सूर्य भगवान यहाँ पर हैं। अगर मान लेते ये जमीन का स्तर हो गया, ये जमीन का स्तर हो गया। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई प्राणी है, छोटा है, कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है, अगर प्रकाश आएगी, अगर प्रकाश आकर यहाँ पर जमीन पर पड़े तो सभी के साथ क्या होगा, सेम मतलब कि एंगल बनाएगा। जिसे देख जाते हैं कि अगर सूर्य भगवान यहाँ पर, इसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर बराबर है तो क्यों बराबर है, क्योंकि उसी समय कहा, उसी समय कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। हर एक वस्तु के लिए, छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के लिए कोण क्या हो जाएगा, बराबर। इधर पड़ा, मान लेते हैं स्तर हो गया, यहाँ पर कोई प्राणी है, अगर इसका देखिएगा, यहाँ पर अगर प्रकाश पड़े, देखिएगा ये जो कोण बनेगा ये सभी के लिए, चाहे छोटा प्राणी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, ये जो कोण होने वाला क्या होने सभी के लिए क्या रहेगा, बराबर। मतलब कि उसी समय कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कोण यहाँ पर बनेगा वही कोण क्या होगा, यहाँ पर भी बनेगा। ये बात हमें लग रहा है क्लियर हो गया। अगर उसी समय ना कहा होता तब हो जाती दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और बराबर हो गया है। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको समरूप दिखा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ना कोण, अब इसको बीच में लाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डी बी, या तो डी भी लिखकर काम चला सकते हो। हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण आर, लिख जाना। एक ही समय सूर्य के द्वारा बनाया गया कोण, सूर्य के प्रकाश द्वारा, इसे लिख जाना ज्यादा बेटर है। एक ही समय सूर्य के प्रकाश द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कितनी भी वस्तु हो, छोटी हो, बड़ी हो, मझली, कुछ भी हो, बराबर कोण रहेगा। चलो 2 चीज बराबर हो गए ना, तो अब लिख नहीं रहे, मैं बोल रहा हूं तो आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर देखना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, ए मतलब एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा, ए बी डी समरूप, ए समरूप का सिंबल होगा, त्रिभुज पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर, 1 मिनट यार, ए बी डी क्या हो गया, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी है ना, हाँ ए बी डी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ ए बी सी कोई नहीं। अब यहाँ पर देखना, ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए हैं। किस नियम से, ए मतलब कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो गए हैं, समरूप। अब यहाँ पर समरूप होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी बटे में क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी बटे में क्यू आर बराबर हो जाएगा ए डी बटे में पी आर। हमें लग रहा है बात समझ में आई होगी। समरूप जैसे हुआ, ए बी यहाँ से, यहाँ पर 2 अल्फाबेट, यहाँ भी 2 अल्फाबेट, अनुपात कर लो, ये 2 अल्फाबेट एक छोड़कर, ए भी 2 अल्फाबेट, अब यहाँ पर एक बीच का छोड़कर किनारे का, सभी आपस में क्या हो जाए, बराबर। लेकिन अब जिसकी जरूरत है उसको निकाल जाओ। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले त्रिभुज में ए बी कितना है, ए बी कितना दिया है, 6, तो ए बी के स्थान पर 6 लिखेंगे। हमें इतने का काम है, हम और किसी को नहीं छुएंगे। ए बी कितना दिया है, 6 बटे में पी क्यू, अच्छा पी क्यू पूछा है, इसको हम क्या माने हैं, एच माने हैं, एच लिख जाओ बराबर बी डी, बी डी कितना दिया है, 4 दिया है, तो बी डी पर क्या रखेंगे, 4 बटे में क्यू आर कितना दिया है, 28, हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 एकन्नम 4 7 28, ये भी कट रहा है, तो एच एकन्नम
h बराबर सक्षम 42 और सभी मीटर में दिया तो ये भी क्या आ जाएगा मीटर। ऊंचाई कितनी निकल गई 42 मीटर। अतः ऐसे लिख जाना, अतः मीनार की ऊंचाई, मैं बोल रहा हूँ लिखना, राइटिंग गई बाहर में, ठीक ना। ऊंचाई h बराबर कितना है 42 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और टाइम भी देख जाते हैं। तो टाइम जो है बहुत ही मतलब 4 मिनट बाद लाइट कट जाएगी, तो इतना बहुत है। और इतना बहुत होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो दे रखा, अगला क्या है, अगला कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। इन्हें दोनों की माप भी करना है, मतलब दोनों भागों क्या करना है, माप करना है। हमने कहा है कि बार बार मैं कह रखा हूँ कि रचना मैं कॉपी में बना दूंगा, मतलब ऐसे इस तरह से, सिर्फ उसमें जो है कॉपी वगैरह दिखेंगी। बोर्ड में हमने कहा कि जो प्रोटेक्टर वगैरह है, मतलब जो चांदा है, गोला प्रकार वगैरह है, इसको यूज करना अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों उसके लिए वो मुझ पर छोड़ जाइए। मैं कह रहा हूँ कि एक वीडियो बहुत हो जाएगा आपको एग्जाम के लिए। और अगर मैं अनसॉल्व को सॉल्व करा सिर्फ एग्जाम के लिए, नॉलेज के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसमें आप पढ़िए, जितना भी क्वेश्चन है वहाँ पर सॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम को लेकर पढ़ेंगे। तो ये वाला प्रश्न को आप लोग टिक कर लीजिए। हम पढ़ाने, देखिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, थोड़ा बहुत आपकी जिम्मेदारी भी बननी चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं पूरी बननी चाहिए। आप लोग क्या करें, टिक किए रहेंगे। जिस दिन हम वीडियो अपलोड करेंगे सिर्फ क्या करेंगे, वहाँ पर जो बनेगा आपका रचना से बनेगा, जो 11th है वहीं से पूरा का पूरा प्रश्न रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, देख जाएंगे, या तो इसी का पूरा इकट्ठा करके एक साथ बना देंगे। बात क्लियर है, 4-5 प्रश्न रहेंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर ना बनाकर हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो साइंस का भी अनसॉल्व जो है मैं कुछ सेट को सॉल्व करवा दे रहा हूँ, लेकिन मैथ का तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।